हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 का सॉल्यूशन। हिस्ट्री का चैप्टर 4 क्लास 6 का। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्लास 6 के 3 चैप्टर हिस्ट्री में उनके सॉल्यूशन हमने करा रखे हैं। ठीक है, जो चैप्टर 4 हम कराने जा रहे हैं आज, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? आरंभिक नगर। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह पर नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो इसका आंसर है, पढ़ते हैं, इसका आंसर क्या है? यदि पुरानी इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व है, यानी पुरानी इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व है, तो उन्हें अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए। परंतु जिन इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व ही नहीं है, तो वे जीर्ण शीर्ण या जर्जर हो चुकी हैं या पुरानी टूटी फूटी हो चुकी है, तो उन्हें तोड़कर नई इमारतें बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर कोई ऐतिहासिक महत्व है तो उन्हें यों की त्यों रखना चाहिए और सुरक्षित रखना चाहिए और उनकी समय समय पर मरम्मत करना चाहिए। अगर उसका कोई महत्व नहीं है ऐतिहासिक, तो उन्हें खराब हो रही हैं या टूटी फूटी है, तो उन्हें तोड़कर दोबारा बनाई जानी चाहिए। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या है? हड़प्पा सभ्यता के नगर में निम्नलिखित लोग रहते थे। पहला कौन? शिल्पकार, शासक, लिपिक। चौथा क्या है? व्यापारी। इनमें से कोई भी मेहरगढ़ जैसे गांव में नहीं रहते थे। तो व्यापारी के बारे में बोल रहा है कि इनमें से कोई भी मेहरगढ़ जैसे गांव में नहीं रहते थे। ठीक है, तो कौन कौन? पहला शिल्पकार, शासक। शिल्पकार यानी जो कला या पत्थरों पर जो लिखने का काम जानता था या फिर कोई डिजाइन बनाने का काम जानता था। शासक यानी जो शासन करता था, राजा वगैरह। लिपिक जो लिखता था। ठीक है, आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? आज भी मोहर का प्रयोग होता है। थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आंसर पढ़ेंगे। तो ये सभी को पता है कि मोहर का आज के टाइम में कि मोहर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो एक बार फिर हम बता देते हैं आंसर। किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा किसी भी वस्तु को छेड़छाड़ मुक्त, यानी जो छेड़ाछाड़ी ना हो सके, छेड़छाड़ मुक्त करने के लिए मोहर का उपयोग किया जाता है। जिससे कि अगर मोहर लग जाती है तो कहीं पर भी रास्ते में या कहीं पर भी अनजान जगह पे उसका छेड़छाड़ नहीं हो सकती है कहीं पर भी। ठीक है, तो यही इसका एकमात्र साधन है कि मोहर इसीलिए लगाई जाती है कि छेड़छाड़ ना हो सके। ठीक है, आगे के बारे में पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है ये, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में, कितने साल पहले? 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन बड़े बड़े मकबरे बनवाए इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पिरामिड कैसे हैं? पिरामिड इस तरीके से हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पिरामिड बोलते हैं। इस तरीके से ये पिरामिड है, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजाओं के मरने पर उनके शवों को, यानी जो उनका जो बॉडी होती थी, उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। क्या बोला जाता है इन शवों को? जो मिस्र में जितनी भी बॉडी को वहां दफनाया जाता था या शरीर को दफनाया जाता था, तो उन्हें क्या बोला जाता था? मम्मी। ठीक है, उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें से खाद्यान्न यानी खाने योग्य चीजें, पेय यानी पीने योग्य चीजें, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। इनमें से कुछ भी चीज जो उसको प्रिय होती थी वो इनके साथ दफनाए जाते थे। ठीक है, कभी कभी सबके साथ उसके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, यानी जो उनके सेवक और सेविकाएं होती थी उनको भी साथ में दफनिया दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। किसके मामले में? दफनाने के मामले में। ठीक है, या उनको मिट्टी को ठिकाने लगाने के काम में दुनिया में सबसे ज्यादा धन दौलत मिस्र में खर्च किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ी होगी? उत्तर क्या है? नहीं, क्योंकि मरने के बाद मनुष्य किसी सांसारिक वस्तु का उपयोग नहीं कर सकता है। सही बात है, इसलिए मरने के बाद राजा भी इन चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते।
और उन्हें भी इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। इतिहास, अब क्या है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं तो उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? यानी पुरातत्वविदों ने कैसे पता लगाया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग या हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था या वहां के लोग कपड़े पहनते थे, कैसे मालूम पड़ा? तो निम्नलिखित तथ्य हैं यहाँ पर जिससे कि कपड़े का उपयोग पता चलता है। ठीक है, कैसे? पहला क्या है, पहला है मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष कैसे मिले थे? चांदी के एक फालूदा के ढक्कन में मिले थे, फूलदान के ढक्कन में, चांदी के फूलदान के ढक्कन में कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले तथा कुछ अन्य वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे। फूलदान के ढक्कन में चिपके हुए मिले थे और कुछ अन्य वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे। ठीक है, दूसरा क्या है, पक्की मिट्टी तथा फेयोन्स। दूसरा क्या है, पक्की मिट्टी तथा फेयोन्स से बनी तगलियां सूत कताई का संकेत देती है। तो फेयोन्स हमने पिछले चैप्टर में हमने बता दिया था। तो फेयोन्स क्या होता है कि एक स्फटिक है या कोई मिट्टी का टुकड़ा है, इन चीज़ों को पीस कर और उनमें गोंद मिलाकर उनको ठोस बना दिया जाता था और उन पर घिसाई कर दी जाती थी, तो उन्हीं को फेयोन्स बोलते थे। फेयोन्स कृत्रिम वस्तु है। ठीक है, कृत्रिम वस्तु है, प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, तो तीसरा क्या है, दो चीजें आपको हो गई होंगी। ठीक है, पता चल गया होगा, पक्की मिट्टी तथा फेयोन से बनी तगलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तीसरा क्या है, मोहनजोदड़ो से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहले व्यक्ति की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, मूर्ति भी हमने दिखा दिया था, तो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए मूर्ति भी मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यही समाप्त होता है। आगे देखते हैं, सुमेलित करो, यानी इनको सुमेलित करना है। तांबा कहाँ का है, सोना कहाँ का है, टिन कहाँ का है। ठीक है, तो देखते हैं आगे, ये रहा आंसर। ठीक है, तो तांबा कहाँ पर पाया जाता था उस समय? तांबा राजस्थान में। ठीक है, तांबा कहाँ मिलता था? राजस्थान में। तो आज भी राजस्थान में तांबा मिलता है। सोना कहाँ मिलता है? कर्नाटक में। ये याद करने के लायक है। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, टिन कहाँ पर मिलता है? अफगानिस्तान में। और बहुमूल्य पत्थर, जो कीमती पत्थर होता है, वो कहाँ मिलता है? गुजरात में। ठीक है, तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ, तांबा मिलता है राजस्थान में। ठीक है, तांबा राजस्थान में, सोना कर्नाटक में। तो सोना कहाँ मिलता है? एकमात्र सोना कर्नाटक में मिलता है। टिन कहाँ मिलता है? अफगानिस्तान में। टिन अफगानिस्तान में, बहुमूल्य पत्थर गुजरात में। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? क्या क्या? धातुएं, लेखन, पहिया और हल, ये चार चीजें क्यों महत्वपूर्ण थे? तो आंसर पढ़ते हैं हम। धातुएं, पुरातत्वविदों को धातु की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, पुरातत्वविदों को धातु की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार मिले हैं। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तो काय के बर्तन बनाए जाते थे? तांबे कांसे के औजार बनाए जाते थे। तांबे कांसे के तो औजार बनाए जाते थे, और औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। किस किस से? तांबे और कांसे से। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, लेखन का कार्य लिपिक करते थे। वे मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। पहिया सामान को ढोने, यानी जो पहिया बनता था वो सामान को ढोने और यातायात के रूप में पहिया वाहनों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, हल का प्रयोग खेतों को जोतने और बीजों की बुवाई के लिए किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन, पक्की मिट्टी को क्या बोलते हैं? टेराकोटा। इसको याद कर लेना, पक्की मिट्टी को क्या बोलते हैं? टेराकोटा। टेराकोटा पक्की मिट्टी से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा से बनी सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन कौन से खिलौने बच्चों को ज्यादा पसंद आए होंगे? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं इसका। पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा से बने खिलौने की सूची कौन कौन सी मिली है वहां पर? खिलौना गाड़ी मिली है, गुड़िया मिली है, विभिन्न पशुओं के आकृति के खिलौने मिले हैं। पशुओं के आकृति के खिलौने मिले हैं, जैसे याक, बैल, सुअर, भैंस, भालू। कौन कौन से हैं? याक, बैल, सुअर, भैंस, भालू। ये चार चीजें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि और अगर क्वेश्चन में आ गया पूछने के लिए तो ये अन्य कोई नहीं लगा सकते हैं, इन्हीं चीजों को लगाना पड़ेगा। कौन कौन से?
निशान लगाना पड़ेगा, याक, बैल, सुअर, भैंस, भालू। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, चिड़िया के आकार की सीटियां। और पांचवा क्या है, खिलौना हल। हल जो बनाया जाता था उसके रूप में खिलौना है। ठीक है। शायद बच्चों को इन खिलौने में से खिलौना गाड़ी, पशुओं की आकृति वाले खिलौने तथा चिड़िया के आकार की सीटी अधिक पसंद आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। यानी हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री क्या थी। ठीक है। तो और आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो, तो देखते हैं हड़प्पा के लोग क्या क्या खाते थे। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री पहले पॉइंट में क्या था, गेहूं, जौ, चावल, दाल और मटर। तो क्या है, गेहूं, जौ, चावल, दाल, मटर, ये चीजें, और ये चीजें आज भी खाई जाती हैं। ठीक है। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री और क्या है, तिल, सरसों, फल, मछली, हिरन, और ये चीजें भी आज भी खाए जाते हैं। बस किसको छोड़ के, हिरन को छोड़ के। हिरन को नहीं खाया जाता। ठीक है, आज के टाइम में खाते होंगे तो अलग अलग जगह पर खाते होंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था। यानी हड़प्पा के किसान और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या अंतर था हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन। ठीक है। तो हड़प्पा के किसान और पशुपालक पूर्ववर्ती किसानों और पशुपालकों की तुलना में, जो पुराने टाइम, पूरा पाषाण काल के किसानों की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसमें हड़प्पा के किसान और पशुपालक पूर्ववर्ती किसानों और पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। यानी पूर्ववर्ती मतलब ये पिछला, पहले के टाइम के थे। तो जाहिर सी बात है, अगर पहले के टाइम और अब के टाइम में ज्यादा ही फसल करते होंगे हड़प्पा के लोग। ठीक है। तो हड़प्पा के किसान और पशुपालक पूर्ववर्ती किसानों और पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। ठीक है। दूसरा है, हड़प्पा के किसान पूर्ववर्ती किसानों की तुलना में विभिन्न उपकरणों जैसे हल आदि का भी उपयोग करते थे। जब चीजें ज्यादा होंगी तो मशीनों का भी अधिकतम उपयोग होगा। ठीक है। तो हड़प्पा के किसान उनसे कहीं अधिक समृद्ध थे और संपन्न भी थे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादों को गाड़ियों के द्वारा, हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादों को गाड़ियों के द्वारा नगरों में भी बेचते थे। उत्पाद यानी जो भी उनको उत्पादक थे वो गाड़ियों के द्वारा नगर में बेचते थे, जबकि पूर्ववर्ती किसान ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि वो उन्होंने अभी तक किसी प्रकार के पहिए की खोज नहीं की थी। ठीक है, इसीलिए पूर्ववर्ती किसानों ने किसी प्रकार के पहियों की खोज नहीं की थी, लेकिन हड़प्पा के लोगों ने पहिए की खोज कर ली थी। ठीक है। आगे ये क्वेश्चन नहीं है, कोई काम के नहीं है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर 4 यहीं खत्म होता है, और चैप्टर 5 का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में लाएंगे। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। तो जय हिंद, नमस्कार।